जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको जो है प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो देखिए, जो मॉडर्न आर्ट था वो फ्लरिश हुआ बिटवीन 4th सेंचुरी एंड 2nd सेंचुरी। ठीक है, 4th सेंचुरी से लेके 2nd सेंचुरी के बीच में मॉडर्न आर्ट फ्लरिश हुआ। और मॉडर्न एम्पायर के कंट्रोल में हम देखेंगे तो पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कंट्रोल में आ चुका था मॉडर्न एम्पायर के। और मौर्य शासकों में से सबसे ज़्यादा आर्ट को सपोर्ट किया अशोका ने। और जैसा कि आपको पता है, अशोका जो है वो बुद्धिज़्म का फॉलोअर था। और अशोका जो है बुद्धिज़्म फॉलो करता था एज ए पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो ब्राह्मण के सुपरियोरिटी को रिजेक्ट करते हैं, मतलब कि वो ब्राह्मण के अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। और अशोका के टाइम पीरियड पे ही हमको ढेर सारी जो बुद्धिस्ट मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिली। और ये एक्टिविटीज़ हमको बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के फॉर्म में, आर्किटेक्चर के फॉर्म में देखने को मिली। अशोका ने श्रमण ट्रेडिशन को पैटर्नाइज किया इन द 3rd सेंचुरी BC। तो जो श्रमण ट्रेडिशन के लोग हुआ करते थे वो जो है ब्राह्मण की सुपीरियरिटी नहीं मानते थे, यानी एक तरह से कह लीजिए कि वो वेदों में बिलीव नहीं करते थे, वैदिक रिलीजन को नहीं मानते थे। तो बात करते हैं मौर्य एम्पायर के बैकग्राउंड की। तो 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा करके, धनानंद जो कि नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो स्थापना करते हैं मौर्य एम्पायर की। और मौर्य एम्पायर ऐसा पहला एम्पायर था जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल के अंदर ला पाया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था उस टाइम जो बाउंड्री थी चंद्रगुप्त मौर्य के एरिया की, वो सेंट्रल एशिया से लेके पर्शिया तक फैली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए इनके बेटे बिंदुसार 298 BC में, और इन्होंने अपने किंगडम का जो है बहुत विस्तार किया। और आज के टाइम में जो इंडिया है वो बिंदुसार के टाइम में जो है पूरा कंट्रोल जो है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। सिर्फ कलिंग जो एक था वो भी मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में नहीं आया था, लेकिन बाद में अशोका जो है वो कलिंग को भी डिफीट करते हैं और उसको भी मौर्य एम्पायर में शामिल कर लेते हैं। तो बिंदुसार के बाद आए इनके बेटे अशोक 274 BC में। और कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोका ने ये सब खून खराबा देख के जो है वो हिंसा त्याग दिया और अहिंसा की पॉलिसी जो है वो फॉलो करने लगा। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी भी है। ये कहा जाता है कि एक बार अशोक जो है वो जंगल में शिकार करने गया था, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात जो है एक लड़की से होती है और उस लड़की से अशोक को प्यार हो जाता है। और वो लड़की कलिंग की ही रहने वाली रहती है, लेकिन ये बात अशोक को पता नहीं होती है। और कलिंग में एक पुरानी परंपरा रहती है कि जब कोई और देश जो है इनके ऊपर आक्रमण करेगा तो सभी लोग उस युद्ध में मिल के लड़ेंगे। तो चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो सभी लोग इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब अशोक हमला करता है कलिंग पे, तो वो लड़की भी जो रहती है वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करती रहती है। और जैसा कि आपको पता है कि युद्ध के दौरान जो है सब लोग ऐसे चेहरा ढक के रहते थे उस टाइम, तो अशोका की तलवार से उस लड़की की भी गर्दन कट जाती है। और इसी इंसिडेंट के बाद कहा जाता है कि अशोका ने जो है वो खून खराबा छोड़ दिया, जो हिंसा करना जो है वो छोड़ दिया। और उसके बाद अशोका जो है वो बुद्धिज़्म का फॉलोअर बन जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मौर्य आर्ट पे जो है किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो मेनली जो है 2 चीज़ों का इन्फ्लुएंस है। पहला है रिलीजियस। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो देखने को हमको मिला है वो है बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो उस समय जो बुद्धिज़्म है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और अशोका भी जो है बुद्धिज़्म का फॉलोअर था, इसीलिए मॉडर्न आर्ट में हमको बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा इन्फ्लुएंस था फॉरेन इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो पहले 3 मॉडर्न एम्परर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, तो इनका एक अच्छा रिलेशन था आर्किमीडियन एम्पायर के साथ। ठीक है, और हेलेनिस्टिक एम्पायर के साथ भी इनका एक अच्छा संबंध था। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी देखने को मिला मॉडर्न आर्ट में। और हमको आर्किमीडियन आर्ट की झलक देखने को मिली है अशोका के एडिक्ट्स में और जो पाटलिपुत्र में इम्पीरियल पैलेस है उसमें। तो देखिए, मेनली हम मॉडर्न आर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कोर्ट आर्ट और एक है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट वो हो गया जिसको राजा स्पॉन्सर करते थे, वहीं जो पॉपुलर आर्ट है वो लोकल स्तर पे लोगों के द्वारा किया जाता था। तो कोर्ट आर्ट में आता है पहले पैलेस, दूसरा है विहारास या केव्स बोल सकते हैं, तीसरा है पिलर, चौथा है स्तूपा, और वहीं पॉपुलर आर्ट में आता है पॉटरी और स्कल्पचर्स। तो बारी बारी इन सबको हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले कोर्ट आर्ट से। तो मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड पे हमको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोर्ट आर्ट देखने को मिले हैं, जिसमें रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, ये सब एडिक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। तो कोर्ट आर्ट को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: पैलेस, विहारास, पिलर्स और स्तूपाज। पहले बात करते हैं पैलेसेस की। तो देखिए, मैगस्थनीज जो इंडिया आया था और जिसने किताब लिखी थी इंडिका नाम की, इसके द्वारा इंडिका में कहा गया कि जो मॉडर्न पैलेसेस थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन थे मैनकाइंड के। इसके अलावा जो चाइनीज़ ट्रेवलर आया था फाहियांग, इसके द्वारा भी लिखा गया अपनी किताब में कि जो मॉडर्न पैलेसेस थे ऐसा लगता था कि वो गॉड गिफ्टेड मोनूमेंट्स हैं।
वहीं हमको पैलेसेस में पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था वो कहीं ना कहीं आर्किमीडियन पैलेस से इंस्पायर्ड था। आर्किमीडियन पैलेस जो है ये पर्सिपोलिस में प्रेजेंट है ईरान में। तो ईरान के इस आर्किमीडियन पैलेस से इंस्पायर था चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस। बात करें क्या मटेरियल यूज़ किया गया था, तो वुड जो था वो उस टाइम का प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था जो मौर्य एम्पायर में यूज़ किया गया। जैसे कि मौर्यन कैपिटल प्रेजेंट है पाटलिपुत्र में, अशोका का पैलेस है कुम्हरार में, और चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस है। बात करते हैं अब केव आर्किटेक्चर के बारे में। तो मॉडर्न टाइम पीरियड पे केव का यूज़ विहारास के तौर पे किया जाता था, यानी एक तरह से आप बैरिक या क्वार्टर समझ लीजिए, जहाँ पे जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो रहते थे, तो इनको बोलते थे विहारास, और इन विहारास से ही हमारे बिहार का नाम आया है। और मॉडर्न पीरियड की जो केव्स थी वो बिल्कुल जो है हाईली पॉलिश्ड स्ट्रक्चर था, और जो गेट था उसका, उस गेट पे जो है डेकोरेटिव डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए थे, जैसे इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं। बात करें केव आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल की, तो सतगरवा केव, इसको 7 केव्स भी बोलते हैं, मखदुमपुर में ये प्रेजेंट है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार में पड़ता है। और ये बनवाया गया था मौर्य एम्परर अशोका के द्वारा। किसके लिए बनवाया गया था, तो आजीविका सेक्ट के लिए बनवाया गया था। उसके बाद बारबरा केव्स हैं, इसके अंतर्गत 4 केव्स आती हैं। पहला है करना चौपर, दूसरा है सुदामा केव्स, तीसरा है लोमश ऋषि केव्स, या इसको लाम ऋषि केव भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा है विश्वामित्र केव या विश्व जोपरी केव बोलते हैं। बारबरा केव्स के बाद हैं नागार्जुना केव्स, इसके अंतर्गत 3 केव्स हैं, और ये केव्स बनाई गई थी बिहार में ड्यूरिंग द रूल ऑफ दशरथा, जो कि ग्रैंडसन थे अशोका के। तो यहाँ पे गोपी केव प्रेजेंट है, बहायक केव और वेदांतिका केव। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्यन के पिलर्स के बारे में। तो जो अशोका के पिलर्स थे वो बने हुए थे चुनार के सैंडस्टोन के। चुनार जो पड़ता है वो सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है, यूपी में सोनभद्र में पड़ता है चुनार। वहाँ के सैंडस्टोन से बनाए गए थे अशोका के पिलर्स, और ये पिलर्स जो हैं वो स्टेट के सिंबल के तौर पे हुआ करते थे, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस था मौर्यन एम्पायर में। बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है और जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो पूरे मौर्यन एम्पायर में फैलाना, यानी बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को और जो किंग के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया जाता था उसको लोगों तक पहुँचाना। बात करें कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया था इस पिलर में, तो देखिए ज़्यादातर जो अशोका के जो पिलर्स हैं उसमें पाली और प्रकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, और बहुत कम ऐसे पिलर्स हैं जिसमें ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज यूज़ किया गया है, ठीक है। तो पाली और प्रकृत में जो हैं ज़्यादा पिलर्स और एडिक्ट हैं, वहीं ग्रीक और अरेमिक में हमको कम पिलर और एडिक्ट्स मिलते हैं। तो जो मॉडर्न पिलर था ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला है शाफ्ट। तो ये शाफ्ट जो है ये बिल्कुल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हुआ करता था। मोनोलिथिक का मतलब होता है, मोनो मतलब हो गया सिंगल, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन्स, यानी एक सिंगल स्टोन को कार्व करके जो है ये स्ट्रक्चर बनाया जाता था। तो जो पिलर का ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, और इसी शाफ्ट के ऊपर होता है कैपिटल। जो इन्वर्टेड लोटस देख रहे हैं आप, यही है कैपिटल। उसके बाद इन्वर्टेड लोटस के ऊपर ही होता है अबैकस। इसी अबैकस के ऊपर जो एनिमल होगा वो बैठता है। तो अबैकस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल फिगर्स जो हैं वो बैठाए जाते थे, जैसे हमको बुल का फिगर देखने को मिला है, लॉयन का है, एलिफेंट का है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मौर्यन और आर्किमियन पिलर में क्या सिमिलरिटीज़ थी। तो इन दोनों पिलर्स को बनाने में पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ किया जाता था, ठीक है, पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ किया जाता था दोनों पिलर्स को बनाने में। और इसके अलावा लोटस भी हमको दोनों पिलर में कॉमन मिला है, ठीक है, दोनों के पिलर में लोटस कॉमन है। उसके बाद दूसरी चीज़ कॉमन ये है कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी और जो कोर्ट ऑर्डर्स हुआ करते थे, यानी जो राज्य आदेश हुआ करते थे और जो बुद्धा की जो टीचिंग हुआ करती थी, तो ये दोनों हमको पिलर पर देखने को मिली है। तो यही चीज़ हमको वहाँ पे पर्शियन पिलर में देखने को मिलती है कि वहाँ जो कोर्ट ऑर्डर वगैरह हुआ करता था वहाँ का पर्शिया का, वो उस पिलर में जो है वो अपना लिखवाते थे। तो उसी तरह सेम ये सिमिलरिटी हमको मॉडर्न पिलर में देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरी सिमिलरिटी ये है कि जो इंस्क्रिप्शन स्टार्ट होता था वो 3rd पर्सन से स्टार्ट होके 1st पर्सन पे एंड करता था। तो ये सिमिलरिटी मौर्यन में और आर्किमियन पिलर्स में दोनों में देखने को मिली है, ठीक है। 3rd पर्सन से स्टार्ट होता है और 1st पर्सन पे ख़त्म होता है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंसेस रहे उसकी बात करते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि जो कुम्हार में जो पिलर मिला है उसमें कैपिटल फिगर नहीं है, उसमें कैपिटल फिगर जो है वो एब्सेंट है। वहीं वहाँ एक भी ऐसा पिलर नहीं है जहाँ पे कैपिटल फिगर एब्सेंट हो। और जो मॉडर्न पिलर का जो लोटस था वो थोड़ा डिफरेंट शेप का हुआ करता था इन कंपैरिजन ऑफ पर्शियन पिलर, ठीक है। तो पर्शियन पिलर और मॉडर्न पिलर दोनों के लोटस में डिफरेंस था। और पर्शियन पिलर का जो सरफेस था वो थोड़ा सा फ्लूटेड और रिच टाइप का सरफेस था, ठीक है, उतना जो स्मूथ नहीं था। वहीं जो मॉडर्न पिलर था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस वाला था।
और जो आर्किमेडियन पिलर हुआ करता था वो कहीं ना कहीं एक लार्जर आर्किटेक्चर का पार्ट हुआ करता था, यानी जैसे कोई यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया गया, उसके बगल में आसपास जो है पिलर लगा दिए गए, तो इस टाइप का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ करता था। लेकिन वही जो मॉडर्न पिलर्स थे वो खुद में एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है, सिंगल सिंगल इसको बनाया गया था। तो मॉडर्न पिलर्स जो थे वो इंडिपेंडेंट फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स थे। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है दोनों में कि जो शाफ्ट था, यानी जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट जो ये शाफ्ट है, ये मौर्य में हमको देखने को मिला है मोनोलिथिक स्टोन्स का, यानी सिर्फ एक स्टोन का यूज़ करके इसको बनाया गया है। वहीं जो आर्किमियन पिलर है उसमें जो है स्टोन को जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया है, ठीक है, एक के ऊपर एक स्टोन रख के जो है उसको फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तूपास की। तो देखिए आपके सामने स्तूपा का ये स्ट्रक्चर है और इस पार्ट को हम बोलते हैं बीच वाले अंडा, ठीक है, और सबसे ऊपर है छत्रा। और छत्रा में आप देखेंगे तो 3 छतरियाँ लगी हुई हैं। क्यों लगी हैं 3? ये रिप्रेजेंट करती हैं बुद्ध, धम्म और संघ को, ठीक है। ये 3 छतरियाँ जो लगी हुई हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं बुद्ध, धम्म और संघ को। और इसी छत्र के नीचे लगा हुआ यस्ती, यस्ती को बोलते हैं कॉस्मिक एक्सिस, यानी जो बुद्ध, धम्म और संघ को संभाले हुए है, त्रिरत्नों को संभाले हुए है, तो ये इसको बोलते थे कॉस्मिक एक्सिस, यस्ती। और यस्ती के नीचे ही था हर्मिका। उसके बाद जो स्तूपा का ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते थे अंडा। और जो एंट्री गेट हुआ करता था उसको बोलते थे तोराना। तो ईस्ट तोराना हो गया, इसी तरह वेस्ट तोराना हो गया, साउथ तोराना हो गया। इसी तरीके से उस साइड जो है 4 तोराना हुआ करते थे, एक स्तूपा में 4 गेट हुआ करते थे एंट्री के लिए। और ये वाला जो पाथ आप देख रहे हैं इसको बोलते थे हम सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, या एम्बुलेटरी पाथ भी इसको बोल सकते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलें तो प्रदक्षिणा पथ। तो चारों ओर जो है बुद्धिस्ट मॉन्क क्या करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं इसकी, तो उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। उसके अलावा यहाँ पे डबल स्टेयरवे प्रेजेंट हैं, सीढ़ियाँ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो स्तूपा जो है वो एक सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है और सर्कुलर अंडा जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हर्मिका है और एक छत्रा प्रेजेंट है सबसे ऊपर। और जो ये अंडा है इसके अंदर में कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे उनकी अस्थियाँ रखी गई थी, ठीक है, उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था। जो रिलिक्स हैं भगवान बुद्ध के वो इसमें रखे गए थे। और जो स्तूपा का कोर वाला पार्ट है, बिल्कुल जो अंदर वाला पार्ट है, उसको कच्ची ईंटों से बनाया गया था। अनबर्न्ड ब्रिक का यूज़ किया गया था उसको बनाने के लिए। वहीं जो बाहरी हिस्सा है उसको बनाया गया था पकी हुई ईंटों से, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक का यूज़ किया गया था। और उसके ऊपर से एक प्लास्टिक की थिक लेयर लगा दी गई थी। और जो मेधी और जो तोरण है उसको डेकोरेट किया गया था विथ वुडन स्कल्पचर्स, ठीक है, वुडन स्कल्पचर्स का यूज़ करके उसको डेकोरेट किया गया था। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सांची स्तूपा प्रेजेंट है एमपी में और ये सबसे फेमस अशोका स्तूपाज में आता है। उसके बाद पिपरवा स्तूपा है यूपी में और ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा है, ठीक है, याद रखिएगा पिपरवा स्तूपा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद बुद्धा के डेथ के बाद कई स्तूपा जो बनवाए गए कहाँ कहाँ, जैसे राजगिरी में बनवाए गए, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, बेथापीड़ा, पावा, कुशीनगर और पीपलीवना। तो इन जगहों पर जो है अशोका के द्वारा स्तूपास बनवाए गए। वहीं की स्तूपा प्रेजेंट है राजस्थान के बैरत में। यहाँ का जो स्तूपा है इसको बोलते हैं ग्रैंड स्तूपा, क्योंकि यहाँ पे जो स्तूपा प्रेजेंट है उसका जो माउंड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और जो उसका सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है, जो प्रदक्षिणा पथ है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारे स्तूपा में जो है सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान में प्रेजेंट है बैरत में। अब बात करते हैं कि स्तूपास में कैसे भगवान बुद्ध को जो है डिपिक्ट किया गया था। देखिए अर्ली स्टेजेस में क्या किया जाता था कि बुद्धा का जो स्ट्रक्चर है वो सिंबल के तौर पे बनाया जाता था, ठीक है, सिंबल के तौर पे बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे मान लीजिए उनके फुटप्रिंट्स हो गए, या जो लोटस का थ्रोन है जिस पे वो बैठते थे वो हो गया, या चक्रास हो गए, तो इन सब के हेल्प से बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। तो एक टाइप का सिंबल बना के रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जताका स्टोरीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, यानी जो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियाँ थी वही कहानियों को डिपिक्ट किया गया स्तूपास पे। और ये स्टोरीज जो है वो कहाँ पे डिपिक्ट की गई, तो ये बनाई गई जो स्तूप के रेलिंग हुआ करते थे और जो स्तूप का तोरण था, यानी जो गेट था, तो उस गेट पे ये बनाया जाता था। तो कुछ जटाका कहानियाँ ऐसी हैं जिनको बनाया गया है, जैसे छद्दंत जटाका, सीबी जटाका, रुरु जटाका, वेसांतरा जटाका और विदुर जटाका और श्याम जटाका। तो ये स्टोरीज जो हैं वो मेनली स्तूपा का जो गेट है उस पर देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा बुद्धा के लाइफ के कुछ इवेंट्स भी दर्शाए जाते हैं, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म, उनका रिनंशिएशन यानी जब वो घर छोड़ के गए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया और जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये सारे जो उनके लाइफ के इवेंट्स हैं ये भी स्तूपा पे दर्शाए जाते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियड के
कुछ पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए राजा के द्वारा तो सपोर्ट किया ही गया आर्ट को, उस टाइम के जो पब्लिक थे, उस टाइम के जो आम लोग थे, उनके द्वारा भी सपोर्ट किया गया इस आर्ट में। तो इसमें आता है पॉटरीज और स्कल्पचर्स। पहले बात करेंगे पॉटरीज के बारे में। तो जो पॉटरीज मॉडर्न पीरियड से हमको मिली हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और मॉडर्न पॉटरी जो हमको मिली हैं उस पर जनरली जो है ब्लैक पेंट का यूज़ किया गया था और हाईली जो है शाइनिंग सरफेस था इसका। और ज़्यादातर जो हमको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर देखने को मिला है वो मिला है कौशाम्बी और पाटलिपुत्र से। अब बात करते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। तो एनिमल स्कल्पचर्स जो हमको मॉडर्न पिलर के ऊपर मिलते थे, इसके अलावा भी कई स्कल्पचर्स मिले हैं। और ये स्कल्पचर्स जो बने हुए थे, ये मूर्तियाँ जो बनी हुई थी वो स्टोन की बनी हुई थी। और इन मूर्तियों का जो सरफेस हुआ करता था वो बिल्कुल शाइनी पॉलिश सरफेस हुआ करता था। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैचू ऑफ यक्षिनी जो कि मिली है दीदारगंज पटना से। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वर्शिप के जिनका संबंध जैनिज़्म से है, हिंदुज़म से है और बुद्धिज़्म से है। सबसे जो अर्लीस्ट एविडेंस है या सबसे जो अर्लीस्ट मेंशन है यक्षी के बारे में वो हमको सीलापट्टिकरम से मिलता है जो कि तमिल टेक्स्ट है और संगम पीरियड से ये बिलोंग करता है। तो सीलापट्टिकरम से हमको यक्षी के बारे में सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है। और ये कहता है कि जो यक्षी थी इसकी उस टाइम लोग जो है वो पूजा किया करते थे। इसके अलावा एक न्यूड मेल फिगर का टॉर्सो यानी धड़ भी मिला है और ये धड़ जो है वो मिला है लोहिनीपुर पटना से। और दीदारगंज जो यक्षी है ये मिली है दीदारगंज विलेज से जो कि बिहार में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज़ दिए गए हैं, जैसे यक्षिनी का स्टैचू दीदारगंज पटना से, वुमेन और एक चाइल्ड का स्टैचू मिला है बुलंदी बाग पटना से, जैन तीर्थंकर का स्टैचू है लोहानीपुर पटना से, और यक्ष का स्टैचू है परखान मथुरा यूपी से। उसके बाद एक एलिफेंट का स्टैचू है जो कि बिलोंग करता है धौली उड़ीसा से। तो देखिए जो यक्ष हुआ करते थे वो एक टाइप के नेचुरल स्पिरिट हुआ करते थे और इनको उस टाइम में जो है फर्टिलिटी स्पिरिट भी लोग मानते थे। तो उसी तरह जो यक्षिनी थी वो फीमेल काउंटर पार्ट थी मेल यक्ष का। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो यक्ष और यक्षिनी की जो ये मूर्ति है वो आपको पटना म्यूजियम में देखने को मिलेगी। तो इसको बनाने में सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है और बिल्कुल इसका जो सर्फेस है वो पॉलिश्ड शाइनी सर्फेस है। और यक्षी के हाथ में एक चौरी है, देखिए इमेज में ये आप देख सकते हैं, हाथ में थोड़ा छोटा सा झाड़ू टाइप का है, इसको चौरी बोलते हैं। और राइट हैंड में ये चौरी है और लेफ्ट हैंड जो है वो ब्रोकन है। और इस यक्षी की मूर्ति को जो है बहुत परफेक्टली काफ किया गया है, एक एक मसल, एक एक जो वेन्स हैं वो इस पर बनाई गई हैं। और साथ ही साथ जो यक्षिनी का जो गारमेंट है उसको भी जैसे गारमेंट में जो मोड़ पड़ता है उस मोड़ को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न आर्ट का क्या इम्पैक्ट रहा बिहार पे। तो देखिए बिहार का जो नाम है वो आया है किससे, विहारा से। ठीक है, विहारा से बना है विहार। तो विहार जो था वो क्या था, वो था बुद्धिस्ट मॉन्क का रेजिडेंस। इसके अलावा मॉडर्न आर्ट से हमको पता चलता है एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी डिफरेंट जगहों पे जो है पिलर्स प्रेजेंट थे, एडिक्ट्स मिले हैं, तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। यानी एक जो है राजा बैठा हुआ था और सब लोग उसके आदेश का जो पालन है वो करते थे। और जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी मॉडर्न पीरियड से ही बिलोंग करता है। इसके अलावा जो स्टेट एम्बलम है बिहार का वो भी मॉडर्न पीरियड का है। और जो मॉडर्न आर्ट है वो राष्ट्रपति भवन में भी आपको देखने को मिलेगा। और जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है वो भी सांची स्तूपा के मॉडल पे ही लगभग डिज़ाइन किया गया है उसको। देखिए कई इतिहासकारों का मानना है, जैसे जॉन मार्शल हैं और पेरिस ब्राउन हैं, इनका मानना ये है कि जो मॉडर्न आर्ट था वो मेनली इन्फ्लुएंस था या इंस्पायर एक तरह से कह सकते हैं था जो ईरानियन आर्ट फॉर्म है उससे। कुछ इतिहासकारों का मानना ये था कि जो मौर्यन पैलेस था वो बिल्कुल एक कार्बन कॉपी था आर्किमियन एम्पायर के पैलेस के। और इसके अलावा मौर्य एम्पायर के पिलर्स को भी कहा गया कि इनका जो इंस्पिरेशन है वो ईरानियन पिलर्स हैं, केवल थोड़ा सा जो है इनके आर्किटेक्चर में फेरबदल कर दिया गया है, बाकी जो है वो सिमिलर हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न आर्ट था, खासकर जो स्पेशली जो कोर्ट आर्ट था, वो हाईली रिलीजियस इन नेचर था, यानी हमको ज़्यादातर जो है वो बुद्ध धर्म से ही संबंधित जो आर्ट देखने को मिले हैं। और इसी वजह से और जो धर्मों का क्या एक्सपेक्ट था उस टाइम पीरियड पे ये हमको पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का ही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।